वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपनी क्लास AK अकेडमी आर्मी क्लास में। तो फ्रेंड्स आज फिर से हम देखेंगे GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम डेली देखते हैं। और फ्रेंड्स आज फिर से हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डेली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और उस सवाल का जवाब आपको देना होता है। तो आज भी आपके लिए सवाल है और जो सवाल आप देख रहे हैं यही सवाल आपसे पूछा गया है कि दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि, जो भी है। तो इन सारे ग्रहों में से आपको बताना है कि दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की ओर घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन है, उसके नाम बताने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ हो जाए। करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी मशाल को जलाओ तो कोई बात बने, सूख गया है जो लहू शहीदों का, उनमें अपना लहू को मिलाओ तो कोई बात बने। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आज का हमारे क्लास का जो पहला सवाल है वो क्या है। और जो सवाल पहला था इसमें तो आपको बतलाना ही है, ये सवाल आपके लिए है, आपको कमेंट करके बतलाना है। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा पहला सवाल है, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? जल्दी से फ्रेंड्स कैंसिल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मिल्खा सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर बी हनी सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर सी पूनम सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी दारा सिंह। फ्रेंड्स आज मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस वजह से ऐसे ही हम मान लेते हैं कि 10 सेकंड का टाइम आपको मैं देता हूँ। और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है पूनम सिंह, यही हमारा राइट आंसर होगा। पूनम सिंह को पंजाब का टैगोर के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स एक टैगोर वो थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब का जो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है, तो आप पूनम सिंह कहेंगे। लेकिन एक और हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि राष्ट्रगान के निर्माता के रूप में माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए मासिनराम, या फिर ऑप्शन नंबर बी लेह, या फिर ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलवरपुर। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब 10 सेकेंड हमको मान लेना है क्योंकि टाइमर लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम सोचते हैं कि जल्दी से आपके पास वीडियो चला जाए। देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। और फ्रेंड्स लेह कहाँ पड़ता है, कुछ लोग अगर ऐसा पूछें तो लेह फ्रेंड्स ये लद्दाख जो है, लद्दाख हमारे भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। और यही लद्दाख का जो केंद्र शासित राज्य जो लद्दाख है उसी की ये राजधानी है लेह। इसको ध्यान में रखना है कि लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? सॉरी, यहाँ पे अश्वघोष नहीं होता, अशोक होता। फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अश्वघोष नहीं होगा, ये अशोक होगा। अशोक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि अशोक किसके दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है कनिष्क। अशोक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिंटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स टाइमर मैं नहीं लगाऊंगा, आपको मान लेना है 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है लॉर्ड रिपन। इन्हीं को भारत में नियमित जनगणना का जन्मदाता कहा जाता है। और फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, अगर ऐसा पूछा जाए, भारत के संदर्भ में ना पूछा जाए नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, अगर ऐसा किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड मेयो एक ब्रिटिश वायसराय थे। उन्हीं के काल से यानी कि 1872 के काल से ही, यानी कि लॉर्ड मेयो के काल से ही नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स भारत में 2011 तक में, यानी कि 2011 तक तो जनगणना अभी तक जो चल रही है वो 2011 की ही जनगणना से सारा डेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो 2011 तक में जो जनगणना हुई है ये 15वां बार, यानी कि 15 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना को लेकर के 15 बार जनगणना हो चुकी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहली बार
कब हुई जनगणना, किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872। तो फ्रेंड्स यहाँ संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पूछा गया था, तो लॉर्ड रिपन आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वीणा से, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरोद से, या फिर ऑप्शन सी बांसुरी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी शहनाई से। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सके। और फ्रेंड्स कुछ कमेंट है जो कि आज मैं पढ़ने वाला हूँ, कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, सरोद। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक से है, यानी ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो अगला सवाल है ये है, शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर सी आगरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है दिल्ली, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये शक्ति स्थल, फ्रेंड्स ये जो शक्ति स्थल है ये एक समाधि स्थल है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि समाधि स्थल किसका समाधि स्थल है ये, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और फ्रेंड्स ये भी दिल्ली में ही स्थित है। जिस तरह से महात्मा गांधी का समाधि स्थल दिल्ली में ही स्थित है, जिसे कि राजघाट के नाम से जाना जाता है, और जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और समाधि स्थल से तो थोड़ा एक और जान लें कि ये जो अम्बेडकर साहब हैं, अम्बेडकर साहब, इनका जो समाधि स्थल है इसे चित्रभूमि के नाम से जाना जाता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है और टाइमर आपका समाप्त हो चुका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि गुजरात में पानी की काफ़ी किल्लत है, यानी कि वहाँ पे जो है काफ़ी मतलब पानी का ये अभाव है, यानी कि पीने योग्य पानी नहीं है, जिस वजह से ये जो नर्मदा नदी है वहाँ का जीवन क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहलाने का काम करती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा, या फिर ऑप्शन बी मानसूनी वर्षा, या फिर ऑप्शन सी पर्वतीय वर्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवहनीय वर्षा। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप ही के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से और भी लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन से हम लोग 1000 पूरे हो गए उस दिन से हम लोग लाइव क्लास आएंगे, और फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या भी फिर बढ़ जाएगी और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है संवहनीय वर्षा। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है, ऐसा बात है, यहाँ पे पूछा गया है ऐसा प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है, संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स विषुवतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बहुत बार पढ़ा चुका है, तो मैं इसको डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि आगे फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, या फिर ऑप्शन बी कांचीपुरम, या ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है और टाइमर मैंने आज नहीं लगाया है क्योंकि कुछ ज़्यादा समय लग जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स आपका टाइम अब समाप्त हुआ, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कुंचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है कुंचीपुरम, यही जो है पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो पल्लव थे ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश है, इसको ध्यान में रखेंगे कि पल्लव जो है, पल्लव राजवंश, ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश है, और ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कांचीपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो पल्लव राजवंश है, पल्लव राजवंश, इन्होंने कई वर्षों तक यानी कि लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्रों में शासन अपना चलाया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, या फिर ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स सॉरी, कमेंट नहीं कीजिए, आप लोग एज्यूम कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हो चुका है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय एक सामाजिक सुधारक या कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और फ्रेंड्स इन्हीं के सहयोग से जो सती प्रथा जो हुआ है, इस सती प्रथा का अंत हुआ था, जो कि फ्रेंड्स हमारे समाज में, पहले समाज में ये सती प्रथा काफ़ी एक कुप्रथा के रूप में हमारे समाज में विद्यमान थी। फ्रेंड्स सती प्रथा क्या होता है शायद कुछ लोग ना समझे, तो मैं उनको बतला दूं कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, यानी कि ऐसा एक नियम था जो कि लोगों के द्वारा अपनाया गया कि अगर किसी इसका महिला का अगर पति मर जाता है तो उस महिला को उस पति के शव पे ही लेटा करके या फिर उसके ही शव के साथ जला दिया जाता था। यही एक सती प्रथा थी जो कि काफ़ी राजा राम मोहन राय जो थे इस चीज़ से, इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसका उन्मूलन कर दिया अंततः। तो इसको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के उन्मूलनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 12 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर बी 14 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर सी 20 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 अगस्त। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग दिवस पढ़े होंगे तो शायद आप लोग बता दें। चलिए देखते हैं इसका आंसर, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके समाप्ति होने पे हैं और ये समाप्त हो गए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 20 अगस्त, यही इसका राइट आंसर होगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि क्यों मनाया जाता है, तो उसके लिए मैं आंसर बतला दूं उन लोगों के लिए कि ये जो भूतपूर्व यानी कि पुराने, अभी से पूरा यानी कि नरेंद्र मोदी से पूर्व जो भी थे प्रधानमंत्री हुए, इनके पहले और भी पहले होंगे, तो जो भी हैं भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे ये राजीव गांधी, उन्हीं के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये सद्भावना दिवस क्या होता है? फ्रेंड्स सद्भावना दिवस का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति सद्विचार रखना, यानी कि सही भावनाएं रखना, यही सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये भूतपूर्व पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के रूप में 20 अगस्त को हर एक वर्ष मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 20 अगस्त को हर एक वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जो लोग अभी से पहली वाली वीडियो देखे होंगे, प्रजनन तंत्र मैंने पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया है, तो उसमें और फिर उससे भी पहले जो वीडियो मैंने दिया है उन सारे वीडियो में मैंने इस सब बातों को डिस्कस किया है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से। तो फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर, तो फ्रेंड्स इसका आपका टाइमर समाप्त हो चुका है और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है विटामिन ई। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रजनन शक्ति क्या होता है? तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा जो होता है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है विटामिन ई की कमी के कारण। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है विटामिन ए, ये हमें दूध से भी प्राप्त होता है। दूध से लगभग सारे विटामिन प्राप्त होते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि दूध से लगभग सारे विटामिन हमें प्राप्त हो ही जाते हैं, सिवाय सी के। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे विटामिन लगभग होते ही होते हैं। और फ्रेंड्स ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत अगर पूछा जाएगा तो आप गाजर कहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स विटामिन सी है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी हमें जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उनसे ये विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स विटामिन सी का अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंवला कहेंगे, निसंकोच आंवला ही कहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स डी विटामिन डी की बात करें तो ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और ये फ्री में प्राप्त होने वाला विटामिन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है बीजक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कबीर दास, या फिर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन सी रामदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूरदास। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बीजक एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे आप इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकंड का समय है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कबीर दास। आपको ध्यान में रखना है ये बीजक जो एक पुस्तक है, इस बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीर दास, इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, या फिर ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, या फिर ऑप्शन सी गुरु नानक, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर की दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा और इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है अर्जुन देव। ये आपको सॉरी अर्जुन देव नहीं होगा, यहाँ पे होगा रामदास। आपको ध्यान में रखना है रामदास, गुरु रामदास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये गुरु रामदास चौथे गुरु थे, इसको ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी ये स्वर्ण मंदिर की। फ्रेंड्स इसे स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है, कुछ लोग कहें कि स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी एक वजह है, स्वर्ण मंदिर का जो आगे वाला भाग है, यानी कि जो स्वर्ण मंदिर का आगे वाला पार्ट है वो सोने का बना हुआ था। और जो कि कितनी बार इसमें बहुत सारे लोगों ने हमला किया, आतंकवादियों ने। फ्रेंड्स आतंकवादी नहीं, बहुत सारी बार इस पर हमला हुआ है और ध्वस्त भी हुआ है और पुनर्निर्माण भी हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे इन बातों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर इसका होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है रामदास। और फ्रेंड्स इसका जो निर्माण वर्ष है आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्माण वर्ष 1585 से 1604 1585 से 1604 के दरमियान ये पूर्णतः निर्मित होकर तैयार हो गया था। और फ्रेंड्स इसका डिज़ाइनर अगर आपसे पूछ दे कि ये स्वर्ण मंदिर को डिज़ाइन किसने किया था तो आप कहेंगे अर्जुन देव। इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आगा खां पैलेस किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा पुणे, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किसी में दिया गया नहीं है। पुणे आपको ध्यान में रखना है। और पुणे। और फ्रेंड्स ये जो आगा खां पैलेस है ये क्यों विख्यात है या क्यों जाना जाता है, अगर ऐसा पूछा जाए लोग, हो सकता है कि आपके मन में ऐसा सवाल आए, तो आपको ध्यान में रखना है कि आगा खां पैलेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को पकड़ करके बंदी बना करके रखा गया था आगा खां पैलेस में ही। और इनकी जो पत्नी थी महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनकी मृत्यु इसी आगा खां पैलेस में ही हो गई थी, जिस वजह से इनका जो समाधि स्थल है इनकी पत्नी का, गांधी जी की पत्नी ये कस्तूरबा गांधी का जो समाधि स्थल है ये आगा खां पैलेस में ही देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स ये जो आगा खां पैलेस है ये किसने बनवाया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे आगा खां पैलेस को बनवाया था। इसको ध्यान में रखना है। और इसको 1892 में बनवाया था सुल्तान मोहम्मद शाह ने। और फ्रेंड्स ये जब बनवाया था तो उस समय ये सुल्तान मोहम्मद शाह का ये क्या हुआ था ये किला हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे ये निवास करते थे। इसको ध्यान में रखेंगे। और चल देखते हैं हमारा अगला सवाल, इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, या फिर ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी हिंदू, या फिर ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 3 दिन पहले हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है उदंत मार्तंड, यही हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स उदंत मार्तंड ये एक हिंदी का समाचार पत्रिका है, आपको ध्यान में रखना है। उदंत मार्तंड एक हिंदी भाषा में ये प्रकाशित समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन फ्रेंड्स शायद आप लोग को ध्यान में हो कि इसका प्रकाशन किन के द्वारा किया गया, अगर नहीं ध्यान में है तो चलिए ध्यान में मैं ला देता हूँ। इसका प्रकाशन जो है ये शुक्ल है, कोई शुक्ल, हाँ फ्रेंड्स ध्यान में आ गया मेरे, युगल किशोर शुक्ल ने इनकी उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रचालन किया। इसके उस कलकत्ता में इसको अस्तित्व में लाने का काम किया था। उदंत मार्तंड एक हिंदी समाचार पत्रिका है और विशेष कुछ है नहीं। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है।
52 सेकेंड, सॉरी 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फिर जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 10 सेकंड का समय है और वो आपका पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा, सॉरी पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रगान कौन है। हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले इसे समझते हैं। राष्ट्रगान फ्रेंड्स जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो वंदे मातरम है ये राष्ट्रगीत है। आपको ध्यान में रखना है कि जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये हमारा क्या है, ये है राष्ट्रगीत है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स ये कब अपनाया गया, जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान ने इसको अपना लिया था, हमारे भारत के संविधान में इसको शामिल कर लिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि इसको गाने में कितना समय लगता है, तो आपको देखना है, ध्यान में रखना है 52 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 52 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे शॉर्ट में गाते हैं, यानी कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम होता है जिसमें कि इसे शॉर्ट में गाया जाता है। तो शॉर्ट में जब आप गाएंगे यानी कि सही संकुचित करके, तो इसे गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगान को छोटा करके अगर गाया जाता है, कम समय में अगर गाया जाता है, तो वो 20 सेकंड का समय लगता है। और जिसमें फ्रेंड्स कौन सी लाइनें गाए जाते हैं, पूरा तो राष्ट्रगान गाया नहीं जाएगा 20 सेकंड समय, और कहाँ 52 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसमें जो है प्रथम लाइन और अंतिम लाइन, बस ये 2 लाइनों को ही गाया जाता है जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है। और फ्रेंड्स 52 सेकंड उसमें लगता है जब हम पूरा राष्ट्रगान गाते हैं। और फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने, या फिर ऑप्शन बी जहांगीर ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शालीमार बाग का स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर होगा, जहांगीर ने ये शालीमार बाग की स्थापना की थी। इसको ध्यान में रखेंगे, जहांगीर ने शालीमार बाग की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स जहांगीर ने शालीमार बाग की जो स्थापना की थी वो किस वजह से की थी या किस लिए की थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि जहांगीर ने शालीमार बाग की स्थापना क्यों की थी, ऐसा सवाल पूछ सकता है। अगर पूछ दे तो आप कहेंगे कि इन्होंने यानी कि जहांगीर ने अपनी पत्नी जो कि ये हुआ करती थी मेहरुनिसा, हाँ मेहरुनिसा जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, इन्हीं को इन्होंने गिफ्ट एक तरह से दिया था, कह सकते हैं कि हाँ इन्हीं के लिए बनवाया था या इनको गिफ्ट किया, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। तो इसने आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर ने अपनी पत्नी प्रियतमा या पत्नी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहरुनिसा को ये समर्पित किया था या प्रदान करने का काम किया था। और जहांगीर ने ही अपनी पत्नी को नूरजहां कह के बुलाया था। आजकल तो लोग ठीक से बात तक नहीं करते, पर इन्होंने अपनी पत्नी को नूरजहां तक कहा था, इसको ध्यान में रखेंगे। जबकि इसका नाम, इनकी जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा था, और ये जो नूरजहां मैं बतला रहा हूँ, नूरजहां इन्होंने उपाधि दी थी, अपनी पत्नी को नूरजहां कह के पुकारा या संबोधित किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चंदन के घने जंगल किस राज्य में हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, या फिर ऑप्शन बी केरल, या फिर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन तो, सॉरी 50 तो नहीं है, 30 क्वेश्चन, 29 से 30 क्वेश्चन ही मैं डेली आता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है कर्नाटक, यही हमारा राइट आंसर होगा। चंदन के जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक के जंगलों में। और फ्रेंड्स इसे भारतीय राज्यों में भी कभी कभी, मतलब अन्य भारतीय राज्यों में भी इसको देखा जाता है, चंदन के जो वृक्ष होते हैं या वन होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये एक कर्नाटक ही नहीं है, और भी राज्य हो सकते हैं, पर यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि चंदन के घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कर्नाटक ही होगा और कोई नहीं।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। फ्रेंड्स जल्दी से कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है गुजरात, इसको ध्यान में रखेंगे। भारतीय राज्य गुजरात में, ये गुजरात के भरूच में स्थित है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, इनका जन्म भी गुजरात में ही हुआ था, इसे भी साथ साथ में ध्यान में रखेंगे कि गांधी जी का जन्म गुजरात में ही हुआ था। अब कहाँ हुआ था वो स्थान अलग है, लेकिन गुजरात तो है ना, राज्य है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। कि इसको ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर, ये गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में सूर्य नहीं है, चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 27.4। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको 27.3 भी मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट के बाद थोड़ा सा डेटा इधर उधर 1-2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 27.4 या 27.3 जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है। और फ्रेंड्स यही इसकी अक्षीय या कक्षीय परिक्रमा भी कहलाती है चंद्रमा की कक्षीय परिक्रमा करने में, यानी कि खुद का चक्कर लगाने में भी यही समय लगता है जितना समय इसको पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है, यानी कि 27.3 हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स एक बात और, ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे चंद्रमा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है आपको चंद्रमा कहने में। तो फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान में रखना है, चंद्रमा से जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,403। आपको ध्यान में रखना है, ये चंद्रमा और पृथ्वी का फ़ोन नंबर है 384,403। आपसे अगर पूछे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 384,403, यानी कि 403। ये चंद्रमा जो बात कर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का फ़ोन नंबर है, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि ये दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, CIF अकादमी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स उससे पहले CISF का फुल फॉर्म तो जान लें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कीजिए कि क्या होगा, उसके बाद मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है आंध्र प्रदेश, यही हमारा राइट आंसर है। CISF अकादमी किस राज्य में है? अकादमी मतलब एकेडमी। तो फ्रेंड्स ये हमारा आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स CISF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे कि CISF का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप कहेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपको एक बार और मैं बतला दूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स इसका गठन कब हुआ था? अगर CISF का गठन की बात की जाए तो ये 1969 में हुआ था, यानी कि 1969 में इसका गठन हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी कि 1889 में। और फ्रेंड्स यहाँ पे है 1969, ये अलग हो जाता है डेटा थोड़ा, तो मुझे लगा कहीं याद मैं आपको दिला सकूं। तो फ्रेंड्स ये डेटा पूरा अलग है। आपको ध्यान में रखना है कि इसका गठन CISF का गठन जो हुआ था 1969 में हुआ था, यानी कि 1969 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन बी अमिताभ घोष, या फिर ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इस आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आशुतोष मुखर्जी, यही बंगाल का बाघ के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आशुतोष मुखर्जी ये जो हैं एक
एक शिक्षाविद थे। आपको ध्यान में रखना है कि आशुतोष मुखर्जी जो है एक शिक्षाविद थे, यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, और इन्होंने बंगाल तथा भारतीय भाषाओं को एमए की डिग्री के लिए पढ़ाई के विषय में शामिल करने का काम किया था आशुतोष मुखर्जी ने। इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद, या फिर ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये आपका टाइम अप हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर विश्वनाथ आनंद। आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद को माना जाता है, और यह जो है भारत में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स उससे पहले एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम जो है ये क्यों है? तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखेंगे कि जो पूर्व पीएम थे, भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी थे, और उन्हीं के सम्मान में इसका ये जो नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इन्हीं के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, यानी कि ये राजीव गांधी। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल में जाने से पहले एक बात और, शायद कोई लोग पूछें कि ये पुरस्कार देता कौन है? भारत में ही मिलता है, लेकिन ये पुरस्कार देता कौन है? अगर ऐसा आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि ये प्रत्येक वर्ष एक तो ये कि प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, और दूसरा ये कि खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार, यानी कि राजीव गांधी पुरस्कार है जो दिया जाता है, ये दिया जाता है खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है एक तरह से। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स ये अगला सवाल है हमारा, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, या फिर ऑप्शन बी जयसिंह ने, या फिर ऑप्शन सी हुमायूं ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। फ्रेंड्स जल्दी से इसे आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, और देखते हैं। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर बी जो दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है जयसिंह द्वितीय ने, यानी कि जयसिंह अगर आपको मिले तो ठीक है, अगर जयसिंह द्वितीय मिले तो ये 100% सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयसिंह द्वितीय ने इसका यानी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स ये जो जंतर मंतर है ये एक वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला, यानी कि इसमें आकाशीय पिंडों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है इस जंतर मंतर में। और फ्रेंड्स ये जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है, और भी अन्य राज्य हैं हमारे भारतीय जहाँ की ये जंतर मंतर स्थित है, जैसे कि मथुरा हो गया, जयपुर हो गया, और वाराणसी। हाँ वाराणसी में भी, मथुरा, जयपुर, वाराणसी, और फिर उज्जैन, ये 4 नाम ऐसे हैं जहाँ की ये जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। आपको ध्यान में रखना है जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण केवल दिल्ली में ही नहीं करवाया, 4 अन्य और जगह पे भी करवाया, जैसे कि उज्जैन हो गया, जयपुर हो गया, मथुरा हो गया, और वाराणसी, ये 4 जगह और भी है जहाँ की जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और फ्रेंड्स ये जो जंतर मंतर है यहाँ खगोलीय वेधशाला, ये एक खगोलीय वेधशाला के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन बी राज्यपाल, या फिर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स जब हम ऑनलाइन आएंगे तो इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा सवाल और आप लोग जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए यूट्यूब का कंडीशन है कि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए आज शिक्षक दिवस था, और आप लोगों ने जिन भी लोगों ने गिफ्ट प्रेजेंट किया है, यानी कि गिफ्ट दिया है, उनको मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से फ्रेंड्स मैं जिस तरह से आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी इस तरह से मेहनत किए तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट मेरी तरफ से तो क्लियर है, यानी कि हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन फिजिकल आप ही को करना है।
और जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आप बना के आएंगे अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं इस थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइबर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बढ़ाइए जल्दी से, 1000 का कंडीशन फुलफिल कीजिए। देखते हैं इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा और राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मिलता है, तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आपको ध्यान में रखना है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक संसद से संबंधित कार्य जो होती है, ये एक संसद से संबंधित बात है अध्यादेश। फ्रेंड्स कुछ लोग कहें कि अध्यादेश क्या होता है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि अध्यादेश एक नियम होता है, यानी कि एक कानून होता है जो संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होता है उस समय कुछ नियम ये बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, और वो खुद से जो नियम बनाती है वो उसी को अध्यादेश नाम दिया जाता है, यानी कि उसी को अध्यादेश कहा जाता है। और फ्रेंड्स उसको, यानी कि संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होता है उसको जो राष्ट्रपति लागू करता है कुछ नियम, उसे ही अध्यादेश कहा गया है। और अध्यादेश का कुछ लिमिटेशन होता है कुछ समय तक, और फ्रेंड्स ये जो अध्यादेश होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यादेश मतलब नियम या कानून, यही आपको समझना है। अध्यादेश का मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एक नियम होता है जो कि कोई भी प्रकार का नियम हो सकता है जो कि राष्ट्रपति लागू करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। बस यही है, सिंपल है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, या फिर ऑप्शन बी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बतलाना है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जल्दी से कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। फ्रेंड्स नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कि हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। आपको ध्यान में रखना है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू है। 80% भाग, आप समझ सकते हैं कि 80% भाग केवल हिंदू ही हैं, जिस वजह से इसे ये कहा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, यहाँ पे नेपाल हमारा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अब आपके लिए और कोई सवाल तो है नहीं। देखते हैं आज जो आपको सवाल बताना है वो क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है जो कि मैं बतलाने वाला हूँ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, या फिर ऑप्शन बी हरा रंग, या फिर ऑप्शन सी पीला रंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। आपसे आवृत्ति नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग। तो फ्रेंड्स बैंगनी रंग एक ऐसा रंग है जिसका कि तरंग दैर्घ्य ये न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कम होता है। और फ्रेंड्स इसकी आवृत्ति उच्च होती है, यानी कि बैंगनी रंग का जो है ये क्या पूछा गया, तरंग दैर्घ्य ये कम होता है जबकि आवृत्ति इसकी उच्च होती है। और फ्रेंड्स लाल रंग, इसमें जो है लाल रंग के अगर पूछा जाए तो तरंग दैर्घ्य इसका अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आज का जो आपका सवाल है, आपको बताना है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पच जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट करके आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके सभी लोग ज़रूर इसका आंसर देंगे, ये सभी लोग इसका आंसर देंगे, चाहे कहीं से भी आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल जो सवाल था आपसे मैंने पूछा था कि लुधियाना किस नदी के तट पे बसा है, इसका आंसर आपको बतलाना था। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने किया है, जैसे धीरू कुमार आपने आंसर दिया है, और सतलज नदी आपने दिया है। तो फ्रेंड्स धीरू कुमार आपने सही आंसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने तो आंसर दिया नहीं है, नहीं और कोई नहीं है, तो आंसर देने वाले कोई नहीं है सिवाय धीरू कुमार, आपने ही आंसर दिया है और आपका आंसर सही है। पर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सवाल मैंने दिया है उस सवाल के जवाब आप सभी लोग मिलकर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर देंगे। जय